नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव, पंजाब नेशनल बैंक स्केल 2 मैनेजर। आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ आईबीपीएस क्लर्क 2024 प्री एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। मैंने 2019 में आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम क्रैक किया था और मुझे पंजाब नेशनल बैंक अलॉट हुआ। सेम ईयर मुझे आईबीपीएस क्लर्क में बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था। उसके पहले मुझे 3 साल का एज अ मैथ्स फैकल्टी महिंद्रा इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है। इन बिटवीन मैंने कुछ क्लरिकल एग्जाम एसएससी के भी क्रैक किए। चलिए आते हैं अपने वीडियो पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी मंथ अगस्त 2024 में आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। आप लोग ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे जुलाई मंथ में ही, और ये एग्जाम 3 डेट्स में होना है। आई थिंक 23, 24 और 31 के आसपास है ये। तो जो लोग भी इन डेट्स में एग्जाम देने वाले हैं, अब आज 14 अगस्त है, करीब करीब 10-15 दिन है। कुछ लास्ट डेट में जिनका एग्जाम है उनके पास 15 दिन है और बाकी के पास 10 दिन के आसपास। तो आपको ये बहुत डाउट रहता है इन आखिरी के 10 दिन में 15 दिन में क्या करें, कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई तैयारी करें, पढ़ाई करें या टेस्ट सीरीज दें, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैंने भी कई एग्जाम आईबीपीएस के दिए हैं और क्रैक भी किए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करूंगा कि आपको लास्ट के डेज में करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से सिलेक्शन में कोई दिक्कत हो, और ऐसी स्ट्रेटजीज ऑप्ट करनी है जिससे कि हम सक्सेसफुल हो सके एग्जाम में। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ प्री के रिगार्डिंग है वीडियो, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इसमें। आईबीपीएस क्लर्क 2024 एग्जाम, ये नोटिफिकेशन 1 जुलाई को आ चुका था। अगस्त में प्री हो रहा है जिसकी डेट्स आ चुकी हैं। सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा प्री का। मेंस के कॉल लेटर आ जाएंगे सितंबर और अक्टूबर तक ही, और अक्टूबर में मेंस कंडक्ट हो जाएगा। कोई इंटरव्यू इसमें होता नहीं है। तो अक्टूबर में मेंस होने के ठीक बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा 1 अप्रैल 2025। एक चीज आईबीपीएस एग्जाम के बारे में जो सबसे खूबसूरत बात है, ये सबको पता है कि वो चाहे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो स्केल 1, एसओ हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, कोई भी एग्जाम जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है मैक्स टू मैक्स 6 से 7 महीने का टाइम पीरियड लेता है सिर्फ। ये आप देख लीजिए, जुलाई मंथ में हो रहा है, 6 महीने में पूरा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, 2-3 महीने रुक के आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसे ही आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम होना है, एसओ का भी एग्जाम होना है। ओके, तो ये बहुत अपने आप में एक मोटिवेशन है कि आपका जो एग्जाम है वो विद इन टाइम पीरियड, एक लिमिटेड टाइम में पूरा हो जाएगा। अगर आप एक्चुअल में तैयारी पे जाओ तो सिर्फ 5-6 महीने की लग के तैयारी कर ली जाए अगर, तो वो तैयारी में 6 महीने और 6 महीने इसके एग्जाम प्रोसीजर में, सिर्फ 1 साल के अंदर आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी। ओके, आई होप आप लोग ने फॉर्म वगैरह फिल करा होगा अच्छे से और सब तैयारी भी कर रहे होगे। मैं यहाँ डिस्कस करूंगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट के डेज में क्या मन में रखना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या कैलकुलेशन दिमाग में लेके जानी है, जिससे कि वहां पे आप एक भी सेकंड वेस्ट ना करो अपना। ओके, और जो लोग एग्जाम देते रहते हैं उनको आइडिया होगा कि इन एग्जाम्स में और खासतौर की क्लरिकल एग्जाम में कट ऑफ 0.25, 0.5 एक नंबर से ये ऊपर नीचे होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा जिससे कि आप माइंड में एक क्लैरिटी लेके जाओगे हमें एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कैसे ऑप्ट करना है पेपर को, जिससे कि जो कट ऑफ है उससे आप काफी ऊपर रहो। ठीक है, हमें कट ऑफ के आसपास नहीं रहना है, ये कहने का ना रहे कि हमारा कट ऑफ से 0.25 रह गया। ठीक है, इवन ये हो कि हाँ कट ऑफ से मैं 6-7 नंबर ऊपर था। ओके, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम डे पॉइंट्स टू रिमेंबर। अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा, ये खास तौर से उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम सेंटर में जो जाएंगे वो लोग प्लीज ध्यान देना। जो लोग पहले जा चुके हैं उनको पता है क्या होता है। ठीक है, 2 या 3 शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं। पहला पॉइंट, आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं
आपका एडमिट कार्ड, 2 फोटो रख लीजिएगा, जरूरत नहीं पड़ती है जनरली। आईडी प्रूफ, ये सभी कैंडिडेट्स को रख के ले जाना है अपने पास। ओरिजिनल लीजिएगा आईडी प्रूफ, फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, रख लीजिएगा फिर भी सेफ साइड। एडमिट कार्ड, कोई कलर्ड कॉपी नहीं मांगते हैं वो, तो उसके पीछे मत पड़िए। एडमिट कार्ड की कॉपी निकाल लीजिएगा, 2 फोटो रख लीजिएगा अपने पास, और आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ हो। डिटेल्स वगैरह चेक कर लीजिएगा आईडी प्रूफ में और एडमिट कार्ड में, घर से ही चेक करके जाना कि सारी डिटेल्स मैच हो रही हो, कोई वहां पे गलती ना हो आपसे, ठीक है। ये तो सभी कैंडिडेट्स के लिए हो गया। बाकी जो स्पेशली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्क्राइब फॉर्म आता है, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। स्क्राइब का एक आईडी प्रूफ वो अपने साथ कैरी करेगा, और 2 फोटो स्क्राइब की भी, ठीक है। ये जो स्क्राइब फॉर्म है ये ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी से, वो आप नोटिफिकेशन में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको स्क्राइब की जरूरत है। तो एग्जाम डे में के पहले ही ये इंश्योर कर लीजिए, जो लोग फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं वो भी, और जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं वो भी, ठीक है। बहुत फ्री माइंड होके नहीं चलते जाना है कि गलती कर गए कोई, ठीक है, कोई भी चीज घर पे ना छूटे। दूसरी चीज, एग्जाम सेंटर जरूर देख लेना कि आपका सेंटर कहाँ पे है, लोकेशन वगैरह देख लेना, टाइमली पहुंचना है वहां पे, ठीक है। और शिफ्ट का टाइम क्या है, कौन सी शिफ्ट है, ठीक है। जो लोग फर्स्ट जो पहले दिन पहला पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी टफ होती हैं इस सेंस में, क्योंकि आपको नहीं पता होता है पेपर का लेवल क्या रहना है। वैसे जनरली ट्रेंड वही रहता है जो पिछले कई ईयर्स का रहा है, 2-3 साल का। फिर भी हमारे दिमाग में एक माइंडसेट ये रहता है हम पहली शिफ्ट में जा रहे हैं। वैसे नॉर्मलाइजेशन होते हैं, अगर टफ होगा पेपर तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, मगर वो उस लेवल के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना कि जो पहले शिफ्ट में जा रहे हैं वो लोग तो थोड़ा स्पेशली कंसर्न रहिएगा इसमें। सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट डे, ठीक है, उसके बाद सेकेंड डे जो जाएंगे या थर्ड डे में जो जाएंगे, वो लोग ध्यान देना कि ये इसके पहले की जो भी शिफ्ट हुई हो उसका वीडियोस आ जाते हैं यूट्यूब पे भी, देख लीजिएगा, लाइव वीडियो आ रहे होते हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना। 1 घंटे के अंदर जो है वो आपके पास आइडिया होता है कि वेटेज क्या है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि वैसा ही अप्रॉक्स में ट्रेंड रहता है आगे के एग्जाम में भी, ठीक है। तो आपका माइंडसेट हो जाता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, क्या हमें जो अच्छे से आता है क्वेश्चन वो आया भी है पेपर में कि नहीं आया है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। तो ये तो हो गई एग्जाम डे की बात, ठीक है। अभी जो 10 दिन बच रहे हैं, 10 से 15 दिन जो बच रहे हैं एग्जाम तक के लिए, उसमें क्या करना है, कोई नया कंटेंट मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखो कि उतने से हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ली हो वो टेस्ट सीरीज आप एक दिन में एक दीजिए, ठीक है। और एक चीज जरूर याद रखना कि आप टेस्ट सीरीज जो दे रहे हो अगर उसमें कम नंबर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर 40 नंबर भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, तो ये मत सोचना कि नहीं मेरा नहीं हो रहा, ठीक है। कई बार ये होता है, मैंने खुद भी देखा है कि टेस्ट सीरीज में जो नंबर आ रहे हैं वो रियल एग्जाम में जाते जाते 20-25 नंबर प्लस हो जाते हैं और आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि टेस्ट सीरीज में ही हम 90 ले आए, टेस्ट सीरीज में 80 ले आए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में अगर कुछ कम भी रह रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज दीजिएगा। बस टेस्ट सीरीज देनी है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि हाँ, टेस्ट सीरीज में आपको एक स्ट्रेटजी ड्रॉ करनी है अपनी कि आप कौन से सब्जेक्ट की कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल रीजनिंग की बात करते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि रीजनिंग में सिलॉग्स आपसे बहुत अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं आपसे कुछ लीनियर पजल हो रही हैं बढ़िया से, तो वहां रियल एग्जाम में भी ना जाके इन्हीं को ही पहले पिक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आप कौन सा पिक करते हो पहले ये भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, क्वांट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आती है, सिंप्लीफिकेशन आपसे पूरे हो जाते हैं कम टाइम में, ठीक है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो वन लाइनर होती हैं वो बहुत तेजी से आप कर ले रहे हो, तो इन सबको पहले उठाना है,
यही स्ट्रेटेजी बनानी है आपको कहाँ पे, इस टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में आप कुछ नया नहीं सीखोगे, टेस्ट सीरीज में आपको बहुत मोटिवेटेड भी नहीं हो जाना है ज्यादा नंबर से, और बहुत डिमोटिवेटेड भी नहीं हो जाना है कम नंबर से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में, हर एक दूसरी टेस्ट सीरीज में, जिस भी नई टेस्ट सीरीज को आप दोगे, उसमें आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमें कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वहां रियल एग्जाम जब आप दोगे तो उसको टेस्ट सीरीज मत बना देना, ठीक है। जब रियल एग्जाम दे रहे होगे तो वहां कोई एक्सपेरिमेंट मत करने लगना। ट्रेंड वही है जो पिछले साल क्वेश्चन आ रहे थे, अभी मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। वही क्वेश्चन आने हैं आगे भी। तो कोशिश ये रखिए कि आप रियल एग्जाम को रियल एग्जाम की तरह दीजिए, एक पूरी स्ट्रेटेजी बना के जाइए। वो स्ट्रेटेजी इन 10 से 15 दिन में बनानी है आपको, कि जो सिलेबस है आपको वो समझना है कि क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से मेरे टॉपिक स्ट्रांग है। किसी का हो सकता है, देखो मेरा मानना है कि 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होने जरूरी हैं बहुत अच्छे से, तो आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तीनों में आप एवरेज हो अगर, मुश्किल है। 2 में अच्छे हो, 1 में एवरेज हो, चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी तो निकालनी होती है, ओके। तो मान लेते हैं किसी का रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा होगा, क्वांट नहीं अच्छा है, किसी का रीजनिंग और क्वांट अच्छा होगा, इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, ठीक है। या किसी का इंग्लिश और क्वांट अच्छा होगा, रीजनिंग में थोड़ा कमजोर है। तो आपको ये पहले तो जानना है कि आपके कौन से वो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो उनमें आपको बेस्ट करना है अपना, वो स्ट्रेटेजी बनानी है, उनके टॉपिक्स पे ध्यान देना है कि भाई आपको 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 छोड़ने हैं, वो कौन से छोड़ने हैं, ठीक है। जिसमें आप थोड़ा सा वीक हो, उसमें मान लो आप 25 कर रहे हो या 28 कर रहे हो, तो वो जो 5-7 क्वेश्चन छोड़ रहे हो वो कौन से छोड़ रहे हो, ये डिसाइड करके जाना है पहले से ही। तो वहां रियल एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल, आप क्वांट में थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि एसआई आपका अच्छा है बट आप सीआई में नहीं अच्छे हो, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, ठीक है। तो वहां एक्सपेरिमेंट मत करना, वहां पे सीआई का क्वेश्चन आया आप स्किप करो, लास्ट में देखेंगे, अगर बचेगा आधा मिनट 1 मिनट तो हम वापस उस क्वेश्चन में आ जाएंगे, मार्क फॉर रिव्यू करके बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज आपको 10 से 15 दिन में समझनी है कि हर एक टेस्ट सीरीज में मेरा वो कौन सा सवाल है जो गलत हो रहा है, या मुझे बहुत टाइम ले रहा है, वो बहुत टाइम ले रहा है, अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तब भी वो गलत होने के ही बराबर है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको इन 10 से 15 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज दीजिए। कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपने ले रखी हो, अभी भी नहीं ली है, तो हर एक वेबसाइट में आप देख सकते हो 2 या 3 टेस्ट सीरीज फ्री होती हैं। 4-5 वेबसाइट भी उठा लोगे तो ये 15 टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। वो दीजिएगा। माइंड को बिल्कुल कूल रखना है आपको उस रियल एग्जाम के लिए। एक 15 दिन की स्ट्रेटजी बना के जानी है। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो बहुत कुछ जानते हुए भी रह जाते हैं, और बहुत से कैंडिडेट हैं जो एवरेज भी हैं मगर फिर भी एग्जाम निकाल लेते हैं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है इस तरह, ठीक है। रीजन ये है कि जो बहुत पढ़ा हुआ है ना, अब मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन अच्छा सा आ गया, आपको ये समझना भी आना चाहिए कि पेपर देख के कि ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ ये लेवल का है, वो ट्रैप्ड हो सकता है पेपर, ठीक है। हो सकता है एक क्वेश्चन ट्रैप में रखा हो, तीसरा चौथा है पहले नंबर पे रखा हो, और आप उसमें अगर लग गए कि नहीं यार मुझसे तो सारे क्वेश्चन होते हैं, ये क्यों नहीं होगा, और आपने अगर वहां 2-2.5 मिनट दे दिए, तो वहां पे आप रेस में बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो ट्रैप भी समझना है। आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, वेल एंड गुड, बट वहां ट्रैप समझिए कि क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये टाइम टेकिंग है, उसको रोक दो, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ जाओ। आता है आपको, अच्छा है, बट वो कितने टाइम में आता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप। तो एग्जाम डे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटो प्रूफ, ठीक है। सेंटर देख लीजिएगा कहाँ है, शिफ्ट टाइम क्या है आपका, शिफ्ट से जो है, जो उसमें एडमिट कार्ड में प्रॉपरली लिखा होता है कि गेट बंद होने का क्या टाइम है, गेट बंद होने के भी 30 से 45 मिनट जो है वो पहले आप पहुंचिए, अपने अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, जो है मार्जिन लेते हुए, ओके। हैंडीकैप कैंडिडेट्स ध्यान दीजिएगा, स्क्राइब का फॉर्म, स्क्राइब की आईडी प्रूफ और 2 फोटो, ठीक है, ये लेके जाइएगा। और टेस्ट सीरीज आपको देनी है 10 से 15 दिन, ओके। एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप क्या स्ट्रक्चर है। 3 सब्जेक्ट्स हैं, सबको पता है, इंग्लिश, लैंग्वेज। बहुत ध्यान से देखना, ये जो आईबीपीएस एग्जाम कराते हैं ना आप लोग, अगर सभी ग्रेजुएट हो तो सारे ही फॉर्म भरते होगे, कुछ लोग गलती करते हैं क्लर्क का भर देते हैं, पीओ का नहीं भरते, ये मत करना। ऑफिसर बनना ज्यादा आसान होता है, याद रखना, क्लर्क में थोड़ा सा कट ऑफ आई जाती है। रीजन क्या है अभी यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। कई जगह लिखा होता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, तो अंतर है कॉम्प्रीहेंशन में, लैंग्वेज में, इन सब में। तो पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स होते हैं समझेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि आप क्लरिकल एग्जाम देने जा रहे हो
और क्लर्क एग्जाम के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी, वहीं आप पीओ का जब एग्जाम दोगे ना तो पीओ में लिखा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोनों में बहुत अंतर है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब वो एग्जामिनर आपसे आपकी नंबर एबिलिटी देखना चाहता है, नंबर से खेलेगा सिर्फ। वो अगर एज का भी क्वेश्चन बना रहा है, वो एसआई का, सीआई का या मेंसुरेशन का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बना रहा है किसी भी टॉपिक का, डीआई भी बना रहा है, तो वो आपसे आपका एप्टीट्यूड नहीं चेक कर रहा है वहां पे, वो पीओ में चेक करेगा। पीओ एप्टीट्यूड का मतलब हो गया कि वो आपसे एक तरह से मैथ्स में भी रीजनिंग लगवा लेगा, ठीक है, सोचने का तरीका देखेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेशन तेजी से आती है, क्वेश्चन रीड किया, चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगाया छोटा सा, और उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन आता है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। वहां क्या आता है, अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन भी करनी है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है, कम ज्यादा करना है नंबर्स को, और फिर उसमें असर देखना है कि आंसर में क्या कम ज्यादा होगा जाके, समझ रहे हैं? तो इस वर्ड पे ध्यान देना। भले ही आपने क्लर्क का भी फॉर्म भरा है, पीओ का भी फॉर्म भरा है, मगर जब क्लर्क का पेपर देने जा रहे हैं तो वो अपनी मेंटेलिटी भी वही रखना है कि कैसे पेपर को सोचना है आपको। सिलेबस क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो अगर कोई वहां पे सीआई का क्वेश्चन आया है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया है, ठीक है, कुछ भी आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत टफ नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, वो करके निकल लेंगे। ओके। अगर आप पीओ का पेपर देने जा रहे हो तो वहां ध्यान देना है कि हाँ थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, यही रीजन है वहां कट ऑफ कम होती है, यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा होती है। ओके। देन तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। ओके, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश तो ऑब्वियस बात है, इंग्लिश में ही होगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग जो है वो आपकी रहेगी दोनों लैंग्वेज में, और स्टेट वाइज रहता है तो आपकी लोकल लैंग्वेज में होगी। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, ठीक है। एक नाइंसाफी हो रही है सभी के साथ कि सब में बराबर टाइम मिल रहा है। हाँ, ये क्यों नाइंसाफी है, इंग्लिश में ना जनरली आप टाइम बचा ले जाते हो। पहले क्या होता था कि आपका जो एग्जाम है वो कंपोजिट टाइम के साथ होता था। जैसे अभी भी आप आरआरबी का पेपर दे रहे होगे, चल रहे हैं आरआरबी का एग्जाम भी, तो वहां देखा होगा आपने 45 मिनट पूरे मिलते हैं 80 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि इंग्लिश में मान लो आपके 3-4 मिनट बच भी गए, बट वो 3-4 मिनट आपको वही क्वेश्चंस देखते रहना है, नेक्स्ट सेक्शन नहीं खुलेगा, ठीक है। पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, वहाँ एग्जाम में आपको दिख जाएगा पहले कौन सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से करेंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 20 मिनट। ओके, 20 मिनट का मतलब कितना हो रहा है, 1200 सेकंड ना, और हर कितने क्वेश्चन है, 30, तो हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिल रहा है, 40 सेकंड का, ठीक है। तो करीब करीब 40 सेकंड एक क्वेश्चन को मिल रहा है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। या आपको अगर एंटोनिम आता है तो आता है, सिनोनिम आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता, खत्म। आपने वर्ड देखा, ऑप्शन देखे जल्दी से, आता है तो कर लोगे, नहीं आता है तो बाई चांस आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि हाँ चलो मतलब पता था आपको, 3 एक जैसे हैं एक अलग है, तो हो सकता है ये आंसर हो, ठीक है। ये सब करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 सेकंड लगेगा हाईएस्ट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो जहां 10 सेकंड लगाओगे आप वो कैप के पोर्शन में, वहां आप 30 सेकंड बचा भी तो रहोगे, इसका मतलब एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको 1-1.5 मिनट भी मिलेगा। तो आप अगर को क्लोज टेस्ट में जा रहे हो, या एरर देख रहे हो, नहीं समझ में आया, या PQRS आ गया, नहीं आता है जनरली वैसे, बाई चांस आ गया, तो वहाँ थोड़ा सा समझने में टाइम भी ले लोगे। तो इंग्लिश में टाइम कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो यहाँ आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में टाइम सफिशियंट है। अच्छा, सफिशियंट सभी में है, कोई इशू नहीं है, मगर हाँ रीजनिंग में और न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ा सा दिमाग लगता है, कैलकुलेशन होती है, तो वो टाइम टेकिंग हो सकता है। ओके। इंग्लिश में मेरा मानना है कि वो बहुत सफिशियंट टाइम है, ठीक है, मोर देन सफिशियंट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं होनी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो वही 20 मिनट है फिर से, मतलब 1200 सेकंड। अब ध्यान दीजिए, 1200 सेकंड में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 35 क्वेश्चन। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 34 अप्रॉक्स, 34.28, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये उतना ज्यादा टाइम नहीं है, बट मैनेजमेंट आपके हाथ पे। अभी आप टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बोला आपसे कि आप टेस्ट सीरीज देते रहिएगा, वहीं से ये मैनेजमेंट सीखना है
कि कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा। अगर आप सिंप्लीफिकेशन देखते हो कि 5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, बहुत तेजी से आपको कैलकुलेशन करनी है, यूनिट डिजिट से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कई बार आप ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन के लास्ट डिजिट अलग होते हैं, तो आप ये माइंडसेट कर सकते हो कि हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। किसी भी स्टेप पे जाके अगर आपको लास्ट डिजिट दिखने लगा तो आप टिक मार सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज बाई चांस ऑप्शन में है भी तो उस पर इतना ध्यान मत देना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नन ऑफ दीज उतना आंसर नहीं होता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है इन्हीं टेस्ट सीरीज से। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन में 5 क्वेश्चन पे ध्यान दो ना, तो हर एक क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड का है सिर्फ। तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे 20 सेकंड एक क्वेश्चन से बचा लिए ना, मतलब आपके 100 सेकंड बच गए, करीब करीब 1.5 मिनट। और ये 1.5 मिनट जो है आपको डीआई में यूज हो जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम में यूज हो सकता है, नंबर सीरीज में यूज हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो सकता है, ओके। तो आपको इन दिनों में 10 से 15 दिन में यही कैलकुलेशन करनी है। कई टेस्ट सीरीज हैं जो आपका एनालिसिस भी बताती हैं कि आपने एक क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोई सिंपल डीआई है अगर, या वर्ड प्रॉब्लम में जो वन लाइनर्स हैं, नंबर सीरीज में एक दो या दो तीन नंबर सीरीज मान लो, करीब करीब ये 5 5 10 15 और ये 20, करीब करीब 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके 15-20 सेकंड के हैं सिर्फ, ठीक है। तो उन 20 क्वेश्चन से आपको 15-15 सेकंड बचाने हैं, मतलब 300 सेकंड बच जाएंगे, करीब करीब 5 मिनट। तो बचे हुए 15 क्वेश्चंस में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वहां आप एक एक मिनट में भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो एक चीज का ध्यान रखता है कि वो कुछ क्वेश्चन जो है वो 5-7 सेकंड के भी बनाता है, कुछ क्वेश्चन जो है वो 15-20 सेकंड के भी होते हैं, और एक दो क्वेश्चन होंगे जो 1 या 1.5 मिनट के भी हो सकते हैं, जो ट्रैप होते हैं। अब आप सोचो अगर आपने 5-7 सेकंड वाले क्वेश्चन में लगा दिया 30 सेकंड, जो 15-20 सेकंड के सोच के बनाए थे उसने, वहां आप लगा रहे हो 40-50 सेकंड, और 1.5-2 मिनट वाले में फंस गए जाके, तो वहीं आप रेस में पीछे हो जाओगे। एक रेस चल रही है, बहुत तेज सब लोग भाग रहे हैं, 6-7 हजार वैकेंसी है सिर्फ, ठीक है। कई कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी 3-4 साल से एग्जाम दे रहे हैं, उनको पूरा ट्रेंड पता है कैसे एग्जाम दिया जाता है, ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या उन्होंने पढ़ना था, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ओके। करीब करीब 50 से 60 हजार कैंडिडेट्स हैं जो बहुत सीरियस हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी मैटर करेगी वहाँ, ठीक है। आपको एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सेम जो मैंने क्वांट में सॉरी न्यूमेरिकल एबिलिटी में बोला, वही चीज लगेगी रीजनिंग एबिलिटी में, क्योंकि यहाँ भी सेम टाइम में आपको सेम क्वेश्चन करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इधर भी आपको 34.28 आधा मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो आपका रीजनिंग में डायरेक्शन के क्वेश्चन है, सलॉन्ग्स के क्वेश्चन है, उसके अलावा आपका कुछ पजल्स हैं जो बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत इजी होती हैं, ठीक है, लीनियर वगैरह। तो वहाँ पे वही हाल है जैसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्वांट और वर्ड प्रॉब्लम की लीनियर में, नंबर सीरीज में और कुछ डीआई में था, ओके। तो वहाँ से आप टाइम बचाओगे। अगर कोई पजल, कोई अरेंजमेंट टफ आया है तो वहाँ टाइम लगा दोगे, ठीक है। तो इंग्लिश में तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, क्वेश्चन आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है छोड़ दिया, ठीक है। 5 से 10 सेकंड में ही होना है, आता होगा तो नहीं आता होगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। हाथ बहुत तेज चलाने हैं, 10 से 15 सेकंड, और अगर कुछ क्वेश्चन अगर कोई टफ है थोड़ा तो 30-40 सेकंड बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आईएएस टू आईएएस, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। बट ये आपको जज कर लेना है, कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम का है अगर शुरू में लग गया तो उसको मार्क फॉर रिव्यू में टिक कर दो, वो पर्पल कलर से हो जाएगा, उसको फिर नेक्स्ट में वापस आके कर लेना, ठीक है। अगर टाइम बचता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। माइंड में ये जरूर रखना कि एक रेस चल रही है, आप दौड़ रहे हो सबके साथ, आपको कंपटीशन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वो एक सीट आपको चाहिए। सेम आपको सिमिलरली लीनियर एबिलिटी में, और सॉरी रीजनिंग एबिलिटी में करना है। ये पॉइंट जरूर ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट, मतलब ये तीनों टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है। इसका मतलब सेक्शनल कट ऑफ होगी, ठीक है। वो पूरी तरह से जो है वो आईबीपीएस के ऊपर डिपेंड करता है, रिलीज करता है कि नहीं, कई बार नहीं भी होती, कई बार होती है। बट आपको एग्जाम निकालना है तो सेक्शन कट ऑफ तो निकालनी बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप मान लो न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूरे भी ले आओ, 35 ले आओ, रीजनिंग में 35 ले आओ, 70 हुए, मगर 70 से ऊपर कट ऑफ जा रही है, ठीक है, 80-80 कट ऑफ जा रही है, 84 कट ऑफ जा रही है, 84 तक जा रही है, तो यहाँ 10 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे ना। तो करीब करीब 10-11 नंबर की ही कट ऑफ सेक्शनल रहती भी है, ठीक है। तो अगर आप पास हो रहे हो ओवरऑल पेपर में तो सेक्शनल तो ऑटोमेटिक निकल रही होगी। वो हो ही नहीं सकता कि आप 2 पेपर में पूरे पूरे नंबर भी ले आओ, तीसरे में सेक्शनल भी ना निकले, पॉसिबल ही नहीं है, देख लो ना।
अगर आपने यहाँ रीजनिंग में 35 लिया है, इंग्लिश में 30 लिया है, 65 हो गए, ठीक है। मगर लाने कितने थे? 80। अब 15 नंबर इसमें भी तो लाओगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में, अगर पास होना है तो। सेक्शनल तो निकली गई, समझ गए? तो सेक्शनल पे उतना ध्यान नहीं देना आपको, सेक्शनल तो निकालनी ही है। वो टाइम चला गया जब आईबीपीएस स्टार्ट हुआ था, उस समय 30 नंबर 35 नंबर कट ऑफ जाया करती थी, क्योंकि वैकेंसीज बहुत हाई थी, ठीक है। अभी आपकी वैकेंसीज उतनी ज़्यादा हाई नहीं है। स्टेट वाइज भी अलग अलग डिपेंड करेगा कि आपने कौन से स्टेट से एग्जाम फिल किया है। तो वैकेंसीज कम होने की वजह से कट ऑफ ऑब्वियस बात है वो वही टच करेगी जो पिछले 1-2 साल में थी। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। 2023 में 5,545 वैकेंसी रिलीज हुई थी ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग स्टेट वाइज। इस साल कितनी है? 6,128। कट ऑफ कंपेयर मत कर लेना, ये मत सोच लेना कि इतनी ही कट ऑफ चली जाएगी जो यहाँ लिखी है, ठीक है। एक आइडिया लगा लो मन में कि क्या हो सकता है। बहुत मैटर करती है कट ऑफ, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि तीनों ही सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, रीजनिंग में किस लेवल के क्वेश्चन आए, कोई नया टॉपिक तो नहीं आ गया, कोई ऐसा पजल या कोई ऐसी डीआई तो नहीं आ गई जो टाइम टेकिंग थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। कैंडिडेट्स तो वही होंगे, उस पर चिंता मत करो। कोई ये नहीं हो रहा है कि जो कंपटीशन है वो कोई नए फ्रेश बैच आ गया जो अचानक से आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत पढ़ा लिखा है। वही कैंडिडेट्स हैं जो पिछले साल पेपर दे रहे थे, वैसे ही कैंडिडेट्स इस बार भी आ रहे हैं, ठीक है। सेम कहानी है। बस नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए हाई है, तो आप मान सकते हो हाँ थोड़ा कंपटीशन हाई जाएगा तो इससे वो कंपनसेट हो जाएगा। क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कुछ स्टेट वाइज देख लीजिए आप। आंध्र प्रदेश में 81.725, दिल्ली में 78, ठीक है। बिहार में आई थिंक वैकेंसीज नहीं थी। गुजरात 75, यूपी 79.25, ठीक है। और वेस्ट बंगाल 85। ये सब 100 में से है, ध्यान दीजिएगा। 85 लाने 100 में से, ठीक है। एक्यूरेसी तो मैटर करेगी बहुत ज़्यादा, स्पीड भी मैटर करती है, ठीक है। बहुत तेज़ी से क्वेश्चन करने हैं और जितने करने हैं सही करने हैं, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग भी है। अब आप 89 करके, सॉरी, आप मान लेते हैं 90 करके आ गए और 8 क्वेश्चन गलत कर गए, 2 सही वाले गलत हो जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे माइनस हो गए, आ गए वापस 80 पे, ठीक है। तो इससे अच्छा 82 ही करते सिर्फ, तो एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ मिलते हैं। मान लो आपने 82 किए, 82 के 82 सही हैं सारे के सारे, तो हो सकता है आपके 85 मार्क्स हों, एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं, ओके। यहाँ नहीं मिलेंगे एक्यूरेसी के, क्योंकि 8 तो आपने गलत कर दिए। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं भागना है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जिनसे आपका कंपटीशन है आपको पता होना चाहिए, वो लोग 95, 98, 100 तक भी करके आ रहे हैं, और 98 मार्क्स भी आते हैं। कई लोग 98 आते हैं, 99 आते हैं, 100 भी आते हैं, ठीक है। चलो उतना ध्यान मत दो, वैसे उसमें वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अल्टीमेटली कट ऑफ क्या आ रही है उसको भी ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो 80 से 85 कट ऑफ थी पिछले साल। 2022 की बात कर लेते हैं। लगभग लगभग बराबर वैकेंसीज हैं, आप देख रहे हो। कट ऑफ देख लीजिए। अब ये मत सोचना कि देखिए 2022 में तो ज़्यादा वैकेंसी, कट ऑफ कम जानी चाहिए। मैंने कहा ना, मैटर करता है स्टेट में कितनी कट ऑफ थी, सॉरी वैकेंसीज थी उस समय, और क्वेश्चन का पेपर का लेवल क्या था, और भी कई फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी ये माइंडसेट मत बना लेना कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक। फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 85 मिनिमम, 85 तो जाना ही है, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। तो 85 प्लस कर लें, तो ऑब्वियस बात है 90 का टारगेट लेके चलो, 90 प्लस का टारगेट लेके चलो, मैं तो कहूँगा, ठीक है। तो 90, 91, 92 ये भी अटेम्प्ट कर लेते हो। और अगर आप एक दो क्वेश्चन बाई चांस गलत मान लो किन्हीं रीजन से, इतनी एक्यूरेसी भी है अगर, तो आप 87 टू 89 जो है स्कोर कर सकते हो। ये करना पड़ेगा, प्री प्री ही मेन खेल है, वहीं पे ही छटनी हो जाती है। फिर मेंस तो आपका टोटली डिपेंड करेगा जीए पे, जो आपने करंट अफेयर जो तैयार करी है, उस पे डिपेंड करेगा कितनी करंट अफेयर तैयार करी, लिटरली मेंस उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप प्री निकाल के गए हो तो ऑब्वियस बात है आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, यही वापस वहाँ आनी है। मगर जो करंट अफेयर है, जो फाइनेंशियल अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, ये सब जिसकी स्ट्रांग है वही अल्टीमेटली वैकेंसी जो है वो पा पाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको एक टारगेट रखना है 90 का, ठीक है। अब 90 वाले जरा ये ध्यान दो कि जब आपको 90 क्वेश्चन करने हैं तो 100 में से 10 क्वेश्चन छोड़ने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो आप टेस्ट सीरीज अभी दोगे 10-15 दिन तक, ये ध्यान देना कि इन 10 क्वेश्चन में वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो छोड़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जिससे कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता रहे कि फॉर एग्जांपल आपका वोकैब वीक है, तो आप एंटोनिम सिनोनिम देखा आपने नहीं आता तो उसको तुरंत छोड़ो पढ़ो, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन में आ रहा है जो आपको छोड़ने दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोबेबिलिटी वीक है, कोई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया, वैसे वन लाइनर आते हैं, बाई चांस आ गया, बहुत ईजी होता है, पढ़ के चलना। बाई चांस नहीं हो पाया तो आपको पता है पहले से ही, टेस्ट सीरीज आपने दी थी, आपको पता है कि ये उन 10 क्वेश्चन में आता है जो मुझे नहीं आते, उसको छोड़ो चल दो। ठीक है, उसमें आपको जूझना नहीं है कि आपको 100 में 100 नहीं करके आने हैं वहां पे, समझ रहे हैं? टाइम बचेगा तो ट्राई कर लेंगे अल्टीमेटली। ठीक, तो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, एग्जाम के टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर डे में क्या क्या करना है। ठीक है, टाइम इंग्लिश में सफिशिएंट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए 34.28 याद रखना, ये नंबर इतने ही सेकंड है। ठीक है, वहां पे रेस चल रही होती है तो बहुत तेजी से करना है। रफ शीट आपको पहले से मिल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर इंग्लिश का सेक्शन पहले आ गया, वहां 2-3 मिनट बच गए, तो उस रफ शीट में आप एक चीज जरूर लिख लेना, अगर रटा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये लिख लेना, समझ गए होगे क्या बोल रहा हूँ मैं, ABCDEFM तक, फिर ये NOPQRZ तक, और इनकी नंबरिंग। ठीक है, ये लिख लेना। और अगर किसी को स्क्वायर तो वैसे याद ही होंगे, नहीं तो 1 से 25 तक के स्क्वायर भी वहां लिख लेना तुरंत बना के रफ शीट में। ठीक है, ये बहुत यूज होंगे, इसलिए वहां पेपर के बीच में अगर वहां नंबरिंग गिन रहे हो आप हाथ में कि ओ की नंबरिंग क्या थी, पी की नंबरिंग क्या थी, वैसे तो रटा होना चाहिए। नहीं रटा है तो रफ शीट में लिख लेना, अगर आपको टाइम मिल जाता है इंग्लिश वाले सेक्शन से तो। ठीक है, एक एक सेकंड मैटर करता है। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, मैंने खुद भी एग्जाम दिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इवन ये भी मैटर करता है कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया कि ऑप्शन से भी हो सकता हो जाए डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, और फिर ये भी मैटर करता है कि कितनी तेजी से आपने ऑप्शन में जाके टिक किया और सब नेक्स्ट में टिक कर दिया, क्योंकि 1-2 सेकंड यहाँ भी बच सकते हैं। बहुत धीरे धीरे माउस नहीं चलाना है आपको। ठीक है, वहां पे आपको ये स्लो इतना नहीं चलना है कि 1-2 सेकंड आप, या अब मैं मान लेता हूँ, चलिए आपने आधा सेकंड भी बोल लेता हूँ। ठीक है, आधा सेकंड भी आपने अगर वेस्ट कर दिया, आधा सेकंड बहुत छोटी चीज है। ठीक है, आपने माउस का कर्सर वहां तक ले गए, धीरे से सबमिट पे क्लिक कर रहे हो, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो, तो आपने 100 क्वेश्चन में कितना टाइम वेस्ट कर दिया, 50 सेकंड, 1 मिनट तो आपका गया, आप 1 मिनट पीछे हो गए सबसे। ठीक है, तो एक एक सेकंड बचाना है, ये चीज ध्यान देना। जो लोग क्लर्क का एग्जाम देते रहते हैं उनको पता है ये चीज कि सेकंड्स का खेल होता है। ठीक है, अब वो दिन चले गए कि 25,000 30,000 वैकेंसीज हो, कि काम चल जाता था 35 क्वेश्चन करके भी, 40 क्वेश्चन करके भी। आप चेक कीजिएगा, जब IBPS स्टार्ट हुआ है आज से 13-14 साल पहले की बात है, उस समय 28 नंबर 35 नंबर जनरल कट ऑफ इस तरह से गई है, 50-50 नंबर तक कट ऑफ गई है। तो आप आधा पेपर भी करके आ जाते हो एक्यूरेसी के साथ, तो काम चल जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपका कंपटीशन बहुत हाई है, वैकेंसीज बहुत लो है, इस वजह से इस रेस में बना रहना है तो आपको बहुत तेजी से काम करना होगा। ओके, कुछ वेटेज की बात कर लेते हैं जो पिछले 2-3 साल में रहा है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, रेयर होता है, वैसे आ भी सकता है, अगर आ जाता है तो बहुत आसान होगा। ठीक है, कहानी जैसा होगा, उसको आप इजीली पढ़ सकते हो पर पढ़ के आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ के फिर जो लोग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं ये गलती मत करना। एक टाइम आपके पास सफिशियंट है ना, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके पास इंग्लिश में कितना था टाइम, आई थिंक 40 सेकंड। ठीक है, तो 400 सेकंड है आपके पास उन 10 क्वेश्चन के लिए जो अलॉटेड टाइम है आपके पास। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन तो अभी कम टाइम पे भी होंगे ना, जो मिसस्पेल्ड है, फ्रेजेस हैं, एरर डिटेक्शन है, ठीक है, कोई वोकैब वगैरह है मान लीजिए, वो तो कम टाइम में भी हो जाएगी। तो ये करीब करीब आपके पास 6 से 7 मिनट का है। ओके, तो इस 6 से 7 मिनट में 2-2.5 मिनट आप रीडिंग में भी लगा सकते हो, उसको रीड करिए एक कहानी की तरह। ठीक है, और इतना कम से कम अच्छे से रीड करिए कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, और तुरंत आप सवाल पे फिर चले जाइए। ठीक है, तो कम से कम ये याद रहता है कि हाँ वो जो पर्टिकुलर पूछ रहा है सवाल वो कहाँ पे था। ठीक है, तो आप इजीली देख लेते हो और एक सेंस बन जाता है पढ़ने में। तो आप जो टॉपिक का अगर टाइटल वगैरह पूछा जा रहा है तो उसको भी टच कर सकते हो। ठीक है, एरर डिटेक्शन बहुत आसान है, ये तो 20-30 सेकंड मैक्स टू मैक्स लगना है, 3 से 6 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट ये भी बहुत आसान होता है, 5 से 6 क्वेश्चन। पैराजंबल 3 से 5 क्वेश्चन, और फ्रेज रिप्लेसमेंट या मिसस्पेल्ड 3 से 5 क्वेश्चन। ठीक है,
न्यूमेरिकल एबिलिटी दोबारा मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, जब इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो दिमाग में ही रखना कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं कर रहे हो। ये ना हो कि आप दिमाग लगा रहे हो इस लेवल का, क्वेश्चन था इस लेवल का। कई बार होता है ऐसा, क्योंकि ये याद रखो वहाँ रेस चल रही है। कोई एक है क्वेश्चन कर रहा है, कोई 15 सेकंड में, कोई कर रहा है 30 सेकंड में, कोई कर रहा है 40 सेकंड में, और कोई वही क्वेश्चन करके निकल रहा है 3 से 4 सेकंड में। तो देख रहे हो कि सिलेक्शन कौन लेके जा रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ मैटर ही नहीं करता कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, क्वेश्चन कितने सेकंड्स में आता है ये मैटर करता है। समझ रहे हैं? तो बहुत तेजी से क्वेश्चंस करने। सिंप्लीफिकेशन 10 से 15 सेकंड का एक क्वेश्चन होता है, तो ये पूरा पूरा आपका जो है मान लो कि 1 से 1.5 ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, ये 4 से 6 क्वेश्चन है मिला के। ठीक है, अगर आपकी क्वाड्रेटिक में प्रैक्टिस है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और बहुत तेजी से होना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक क्वाड्रेटिक का जो है एग्जाम के पहले जो है एक वीडियो बना के डाल दूं आपको, एक सिंगल वीडियो में सारी क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चंस, क्लर्क और पीओ लेवल के दोनों ही। ठीक है, जिससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, कोई 2 से 3 मिनट बस। अर्थमेटिक ध्यान देना, आप क्लर्क का पेपर दे रहे हो, कोई पीओ लेवल का नहीं है, या एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं दे रहे हो जो बहुत हाई पे आ जाएगा। बहुत लो लेवल क्वेश्चन आएंगे, बिना पेन टच किए भी हो जाते हैं। तो और बहुत इजी टॉपिक से आते हैं, जैसे एज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज स्पीड देख लो, टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज। ये 10 से 14 क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड एक क्वेश्चन को, आपको 34 सेकंड बोले थे मैंने। ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे 7-8 मिनट में। डीआई भी बहुत नॉर्मल होगी, प्लस माइनस या एवरेज टाइप की, 2 या 3 डीआई होंगी 5-5 क्वेश्चन की। ठीक है, ये भी आपसे हो जाएगी। रीजनिंग एबिलिटी में आते हैं, पजल सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान होंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, सिलॉग्स 3 से 4, ये 14 से 24 लिखा है। कभी कभी पेपर में जो है 24 क्वेश्चन तक भी आए हैं, कभी कभी 14 तक भी आए हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी 3 से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 क्वेश्चन, मिसलिनियस 1 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिसलिनियस हो सकता है। तो ये एक रहा वेटेज, कि आपको कितना वेटेज कौन से सब्जेक्ट में मिल रहा है। आप सभी को पता होगा, आप टेस्ट सीरीज देते रहना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इनमें से कौन से 2 सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे हो। ठीक है, वहां पे आपको कोई गलती नहीं करनी है, वहां मैथ्स टू मैथ्स अटेम्प्ट करना है। तीसरे सब्जेक्ट में भी आपको अच्छा ही करना है, ऑब्वियस सी बात है। जब 90 अटेम्प्ट करने की बात हो रही है तो सभी सब्जेक्ट में आपको अच्छा ही होना पड़ेगा। ऑन एवरेज 30 बैठ रहा है, देख लीजिए आप। ठीक है, मान लेते हैं इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन आपके रह गए, तो इधर आपने 1-2 क्वेश्चन बढ़ा लिए। ठीक है, तो किसी एक में आपको 33 करने होंगे। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो आपको पता होगा कि रीजनिंग में 35 में 35 और मैथ्स में 35 बहुत आराम से आते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छी। ठीक है, तो अगर ये चीज कर ली तो 70 क्वेश्चन तो तय हो गए। जिसकी इंग्लिश में प्रैक्टिस अच्छी है तो 20, 25, 30 में 30 भी आते हैं, क्योंकि बहुत हाई लेवल की नहीं होती है अभी। ठीक है, तो वो अगर आप 70 प्लस 20 भी जोड़ दो तो 90 हो गए। ठीक है, बट हाँ, आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छे से ही अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। 65, 70, 60 इन सबसे कुछ नहीं फायदा होगा। जो लोग गुड अटेम्प्ट बोलेंगे भी अब एग्जाम आते टाइम, उसमें भी ध्यान मत देना 60, 65, 70 नहीं होंगे, वो 90 है, 85 से 90 है, अभी से ही है। ठीक है, जैसा भी पेपर आए, क्योंकि करने वाले कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते हो तो रह जाओगे। वहां एक रेस लगी, उस रेस में आपको दौड़ते रहना है और उसको क्रॉस करके आना है। ठीक है, बाई चांस किन्हीं कारणों से फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, तभी आप रियल एग्जाम देने जाइए। वहाँ एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एग्जाम सेंटर का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है इसका आइडिया मिलेगा आपको। ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट पे भी अपना बेस्ट दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि आईबीपीएस बहुत एग्जाम करा रहा है, वो पीओ भी कराता है, आईबीपीएस का क्लर्क कराता है, आरआरबी का पीओ कराता है, आरआरबी का क्लर्क, इन सबकी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है। एसओ कराता है, इसमें थोड़ी सी एलिजिबिलिटी अलग है। ठीक है, उसके अलावा आपका एग्जाम हो गया, कुछ इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम आ गए। ठीक है, एसबीआई अपना एग्जाम कराएगा अलग से, बीओबी कई बार वो पीजीडीबीएम कोर्स वाला एग्जाम कराता है, केनरा बैंक अपना एग्जाम कराता है अलग से। ठीक है, एनआईएसीएल आता है, और कुछ पीएसयूज और हैं जो अपने एग्जाम इसी लेवल के कराते हैं, जिनका सिलेबस सेम है। ठीक है, तो हर साल एग्जाम बहुत ढेर सारे हो रहे हैं। ठीक है, आप मोटा मोटी अगर इस समय मान लो तो करीब करीब
70-80 हज़ार वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, सभी वैकेंसीज मिला के। शायद ज़्यादा बोल गया हूँ मैं थोड़ी, बट ओवरऑल है। तो आपको एक कुछ नहीं करना है, 4 से 5 महीने तक लग के तैयारी करनी है। जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 4 से 5 महीने तक एक अच्छे से तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, स्ट्रेटजीज पे ध्यान देना है, ठीक है। जब मैंने भी एग्जाम देना शुरू किया था मेरी भी हालत ऐसी थी कि मैं कई बार होता था माइनस में भी नंबर आए, ठीक है। बट वो 5-6 महीने बाद से प्रैक्टिस से एक चीज आइडिया लग गया कि हाँ कौन से क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। तो ये सब करते करते वो जो माइनस मार्क्स भी थे वो भी 90-95 तक जाने लगे 100 में से, बहुत आराम से, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं। मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को देखा है, कई एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम निकाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है और बिलो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है आपको। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, एग्जाम के पहले से रिलेटेड, एग्जाम वाले दिन से रिलेटेड, उसके बाद अगर आप पीओ का एग्जाम दे रहे हो तो इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। अगर आपको कॉल लेटर मिल जाता है, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, कॉल लेटर मिल जाता है, तब आप बैंकिंग में आने के बाद भी अगर कोई क्वेरी हो जॉब से रिलेटेड वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपके कमेंट्स जो है वो वेलकम है, ओके। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।